नमस्कार दोस्तों। कक्षा 12 की भूगोल विषय का तीसरा चैप्टर का लास्ट वीडियो आज आपका तीसरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, आज हम बहुत ही अच्छा टॉपिक पढ़ेंगे और काफ़ी इम्पोर्टेंट है और काफ़ी बार एग्जाम के अंदर आपका पूछा जाता है। आज का टॉपिक है आपके जनांकीय संक्रमण सिद्धांत, जनांकीय संक्रमण थ्योरी। तो देखो, जनांकीय संक्रमण सिद्धांत क्या होता है। जनांकीय संक्रमण सिद्धांत का उपयोग इसलिए किया ताकि हम आने वाली पीढ़ी में या फिर आने वाले समय में जनसंख्या का अनुमान लगा सकें कि भी 2021 में जनसंख्या में कितनी वृद्धि होगी या कितनी कमी होगी 2031 में, 2041 के अंदर। तो अपन जनसंख्या का पूर्व अनुमान लगा सकते हैं इस सिद्धांत के द्वारा। तो सिद्धांत आपको समझ में आ गया होगा। जनसंख्या का पूर्व अनुमान लगाने के लिए जनांकीय संक्रमण थ्योरी काम में ली जाती है। इसकी बहुत सारी अवस्थाएं, टोटल 5 अवस्थाएं आपके सामने दी हुई हैं और ये सिद्धांत थॉमसन और नोटेस्टिन ने दिया था। थॉमसन और नोटेस्टिन, वैसे आपके बुक में ये नाम तो नहीं है, फिर भी आप याद रख लीजिएगा। थॉमसन और नोटेस्टिन ने ये जानकारी सबसे पहले दी थी और इन्होंने इस सिद्धांत को लागू किया था। इन्होंने ये सिद्धांत अशिक्षा, खेती और ग्रामीण या फिर औद्योगिक शहरी क्षेत्र के आधार पर इसको वर्गीकृत किया था। 5 अवस्थाएं सबसे महत्वपूर्ण है। पहली अवस्था उच्च जन्म दर, उच्च मृत्यु दर। दूसरी अवस्था उच्च जन्म दर, उच्च मृत्यु दर लेकिन गिरती हुई दर से। तीसरी उच्च जन्म दर, मध्यम मृत्यु दर। चौथी अवस्था मध्यम जन्म दर, निम्न मृत्यु दर। और पांचवी अवस्था है निम्न जन्म दर और निम्न मृत्यु दर। तो ये 5 अवस्थाएं जो हर क्षेत्र के अंदर देखने को मिलती हैं। अब हमें ये जानना है कि इन अवस्थाओं के अंदर कौन कौन से देश आते हैं। तो देखो, सबसे पहले तो आपको ये सारे नाम याद रखने हैं और इसमें यह भी ध्यान रखना है कि कौन सी अवस्था के अंदर कौन कौन से देश आते हैं। 2-3 देश आपको याद रखने हैं, काफ़ी बार एग्जाम के अंदर पूछ लिया जाता है। तो दोस्तों आगे देखिए, अब आपके सामने मैं एक डायग्राम दे रहा हूँ, चित्र बता रहा हूँ और इस आरेख के माध्यम से आप समझ लीजिएगा। इस आरेख में इधर आपके प्रति 1000 जन्म दर और मृत्यु दर दे रखी है। तो देखिए, जन्म दर और मृत्यु दर इधर दे रखा है और सबसे नीचे इसमें समय दे रखा है और ये 5 अवस्थाएं दे रखी हैं। इस अवस्था के अंदर देखो, ये पहली अवस्था है, ये दूसरी अवस्था, ये तीसरी है और सबसे ऊपर वाली जो लाइन है वो जन्म दर को दर्शा रही है और जो नीचे वाली लाइन जा रही है मृत्यु दर को दर्शा रही है। तो तीसरी और चौथी अवस्था के अंदर जन्म दर और मृत्यु दर के अंदर काफ़ी अंतराल है, यानी जन्म दर कम है और जन्म दर ज़्यादा है और मृत्यु दर कम है। तो ये तीसरी और चौथी अवस्था। तो ये 5 अवस्थाओं के आपके नाम लिखे हुए हैं। सबसे पहले उच्च जन्म दर, उच्च मृत्यु दर। दूसरी आपकी उच्च जन्म दर, गिरती हुई मृत्यु दर। तीसरी आपकी आ जाएगी उच्च जन्म दर, मध्यम मृत्यु दर। और चौथी अवस्था मध्यम जन्म दर, मध्यम या निम्न मृत्यु दर। पांचवी अवस्था में जन्म दर भी निम्न है और मृत्यु दर भी निम्न है। इस पांचवी अवस्था के अंदर जनसंख्या में ज़्यादा परिवर्तन नहीं देखने को मिलता है, यानी यहाँ जन्म दर बहुत कम है, मृत्यु दर भी कम है। तो जनसंख्या में वृद्धि न होकर के जनसंख्या में यहाँ पर कमी देखने को मिलती है। तो पहली अवस्था के अंदर सूडान है, कांगो और घाना ये देश आते हैं, क्योंकि यहाँ जनसंख्या बढ़ती है लेकिन मंद गति से, बहुत धीरे धीरे बढ़ती है। दूसरी अवस्था में आपके अफ्रीका के देश आते हैं, कुछ अंगोला है, रोडेशिया है, सोमालिया वगैरह। और यहाँ पर स्वास्थ्य सुविधा अच्छी है, इसीलिए जन्म दर है वो तो ज़्यादा है लेकिन मृत्यु दर यहाँ पर कम देखने को मिलती है। तीसरी अवस्था में जनसंख्या सबसे ज़्यादा बढ़ती है और तीसरी अवस्था के अंदर हमारा देश भारत आ जाता है। तो भारत और भारत के पड़ोसी देश आपके तीसरी अवस्था में आते हैं, क्योंकि यहाँ पर जनसंख्या वृद्धि दर अधिक है, जिसमें भारत है, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, अफगानिस्तान, ये सारे देश इसमें आते हैं।
चौथी अवस्था के अंदर ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूएसए, चिली, अर्जेंटीना। और पांचवी अवस्था के अंदर कोई ज़्यादा महत्वपूर्ण देश नहीं है, क्योंकि ये तो मरुस्थलीय क्षेत्र है या फिर उत्तरी ध्रुव का बेल्ट है, जहाँ जनसंख्या में कोई ज़्यादा परिवर्तन नहीं है। यहाँ पर जनसंख्या लगातार घट रही है। उदाहरण के रूप में देखें तो जापान को मान सकते हैं, क्योंकि जापान में जनसंख्या में ज़्यादा बदलाव देखने को नहीं मिलता। तो ये सारणी थी आपके जनांकीय संक्रमण की। उसके बाद एक ये जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि किसे कहते हैं? किसी भी भौगोलिक क्षेत्र के अंदर जनसंख्या के आकार में एक निश्चित समय के अंदर जो बदलाव आता है उसी को अपन जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। सामान्य भाषा में अगर इसको बताया जाए तो दो समय अंतराल के बीच में किसी क्षेत्र की जनसंख्या में होने वाला परिवर्तन ही जनसंख्या वृद्धि कहलाता है। और ये परिवर्तन धनात्मक और ऋणात्मक दोनों भी हो सकते हैं। कुछ क्षेत्रों में धनात्मक वृद्धि होती है और कुछ क्षेत्रों में ऋणात्मक वृद्धि। अब ये आपका फॉर्मूला दे रखा है। इस फॉर्मूले के माध्यम से जनसंख्या वृद्धि दर निकाल सकते हैं कि कितने % वृद्धि हुई है। तो जनसंख्या का अंतराल बटा वर्तमान की जनसंख्या इंटू 100। जनसंख्या का अंतराल का मतलब है 2001 की जनसंख्या माइनस 2011 की जनसंख्या बटा 100। ये फॉर्मूला आपका आता है इसमें, जिससे आप जनसंख्या वृद्धि दर निकाल सकते हैं। उसके बाद में आगे जनसंख्या वृद्धि का क्रम में जनसंख्या में बदलाव आया है, जैसे काल, प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। तो प्रागैतिहासिक काल के अंदर लोग भोजन का संग्रह करते थे, अखेट करते थे और उस समय जनसंख्या बहुत कम थी। प्राचीन काल के अंदर लोग कृषि और पशुपालन का कार्य शुरू किया और इसमें जनसंख्या 20 से 30 करोड़ विश्व के अंदर देखने को मिलती थी। मध्यकाल में 700 ईस्वी से लेकर 1650 तक विश्व की जनसंख्या 55 करोड़ हो गई है। और आधुनिक काल यानी 17वीं शताब्दी से लेकर वर्तमान तक अगर देखा जाए तो जनसंख्या में काफ़ी वृद्धि हुई है। 1750 में 72 करोड़ थी, जो आपके 2001 में 614 करोड़ हो गई और 2013 में 714 करोड़। और आगे हम जनांकीय संक्रमण सिद्धांत के आधार पर यह अनुमान लगा सकते हैं कि 2025 के अंदर 781 करोड़ और 2050 में विश्व की जनसंख्या 903 करोड़ हो जाएगी, अगर इसी दर से बढ़ती रही तो ये आपकी जनसंख्या वृद्धि का नियम था। इसमें परिभाषा आपकी हो गई, फॉर्मूला याद रखना है। उसके बाद में जनसंख्या वितरण, घनत्व और वृद्धि, ये टॉपिक आपका लगभग पूरा हो रहा है। लास्ट में जनसंख्या वृद्धि के कुछ कारण हैं वो याद रखने हैं। जनसंख्या वृद्धि क्यों हो रही है, इसके कौन कौन से कारण हैं। तो पहला कारण है कि मृत्यु दर में लगातार गिरावट आ रही है, क्योंकि चिकित्सा सुविधाएं बहुत ज़्यादा मिल रही है। इस कारण से मृत्यु दर लगातार घट रही है, इस कारण से जनसंख्या बढ़ रही है। दूसरा, खाद्य पदार्थ की आपूर्ति हो रही है, जो चीज़ें हमें चाहिए वो सारी चीज़ें हमें मिल रही हैं, इस कारण से जनसंख्या वृद्धि हो रही है। औद्योगिक विकास हो रहा है, लोगों को आराम से रोज़गार मिल रहा है। वैज्ञानिक प्रगति हो रही है, शांति और सुरक्षा की व्यवस्था आ गई है। और प्रवास के कारण भी जनसंख्या में काफ़ी बदलाव है। उदाहरण अगर देखें तो यूरोप महाद्वीप से उत्तरी अमेरिका की ओर सबसे ज़्यादा प्रवास देखने को मिलता है। तो ये आपकी जनसंख्या वृद्धि के कुछ कारण हैं। उसके बाद देखिए जनसंख्या समस्या का समाधान। अब जनसंख्या वृद्धि को कैसे रोक सकते हैं, इसका समाधान कैसे कर सकते हैं। तो पहला यही है, भौगोलिक संसाधनों का अनुकूल उपयोग किया करके आर्थिक उत्पादन में वृद्धि करना, शिक्षा का अधिक से अधिक विकास करना, लोगों को अधिक से अधिक जागरूक बनाना, विवाह की आयु सीमा को और ज़्यादा बढ़ाना, परिवार नियोजन कार्यक्रम शुरू किए जाएं और कृषि के अंदर नवीनतम तकनीकी का उपयोग किया जाए। ये आपकी जनसंख्या की समस्या का समाधान है। और कुछ महत्वपूर्ण बिंदु ये भी हैं
जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक। तो मेन फैक्ट दो याद रखो, एक तो भौगोलिक कारक है, एक आर्थिक कारक है, और एक तीसरा और है सामाजिक और सांस्कृतिक कारक। तो तीन कारक आपको याद रखना है, भौगोलिक कारक, आर्थिक कारक और तीसरा है सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक। भौगोलिक कारक के अंदर कौन कौन से बिंदु आते हैं वो देखिए। भौगोलिक कारक किस तरह जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करता है, इसमें आएगा आपकी जलवायु है, वर्षा है, ठीक है ना, जलवायु, वर्षा, तापमान, अक्षांश, पर्वत, पठार, मैदान, ये सब आपके मिट्टी, ये सब भौगोलिक कारक है जो जनसंख्या के घनत्व को प्रभावित करते हैं। क्योंकि जहाँ उपजाऊ मिट्टी होगी वहाँ जनसंख्या ज़्यादा निवास करती है, जहाँ बंजर है वहाँ कम निवास करती है, धरातल समतल है तो जनसंख्या ज़्यादा निवास करती है। तो ये भौगोलिक कारक है। आर्थिक कारक भी जनसंख्या को अधिकांश प्रभावित करता है। आर्थिक कारक में भी कुछ जैसे नगरीकरण है, जहाँ नगरीय व्यवस्था ज़्यादा है वहाँ जनसंख्या भी ज़्यादा है, ठीक है ना, परिवहन की व्यवस्था है, तो ये सारे, और लोगों को जो औद्योगिक विकास हैं, जो लोगों हैं, तो ये सारे फैक्ट हैं जो आपके जनसंख्या के घनत्व को प्रभावित करते हैं। और तीसरा जो तीसरा सामाजिक एंड सांस्कृतिक कारक जो हमारे समाज से संबंधित कारक थे। तो ये हमारा तीसरा जो वितरण, घनत्व एंड वृद्धि, इसमें विश्व के सारे आंकड़े आपको देखने को मिले हैं। ये फैक्ट एक और भी देखो, इसमें विश्व जनसंख्या की जनसंख्या में किस है, तो 1650 से लेकर 1750 तक अगर अपन बात करें तो एशिया और यूरोप के अंदर जनसंख्या में वृद्धि हुई है। एशिया और यूरोप, इस कारण आज के टाइम में इन दोनों महाद्वीप में जनसंख्या सबसे ज़्यादा है। और फिर आपके 1750 से लेकर 1900 तक अगर देखें तो सभी महाद्वीपों में वृद्धि हुई है, और ज़्यादातर आपकी उत्तरी अमेरिका में देखने को मिलती है, क्योंकि यूरोप से काफ़ी लोगों ने इस बेल्ट में प्रवास किया है। और 1900 से लेकर वर्तमान में अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा वृद्धि आपके उत्तरी अमेरिका, एशिया और अफ्रीका में देखने को मिलती है, क्योंकि उत्तरी अमेरिका में प्रवास के कारण होगी और एशिया में वृद्धि हो रही है, साथ में अफ्रीका के अंदर भी अब वृद्धि तीव्र गति से हो रही है। तो दोस्तों ये आपका जनसंख्या वितरण घनत्व का टॉपिक कंप्लीट हो गया है। कल अगले वीडियो में हम इतिहास का टॉपिक वापस शुरू करेंगे। इतिहास का एक वीडियो आ चुका है। पॉलिटिकल के अंदर संविधान की विशेषताएं कंप्लीट हो चुकी है, और नेक्स्ट वीडियो में हम प्रस्तावना के बारे में विचार करेंगे, क्योंकि उसका पहला चैप्टर चल रहा है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।